जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज क्लास 3 लेकर के हम आए हैं और आज का हमारा विषय है मौर्य साम्राज्य और उसके तहत जो है हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासनकाल को मौर्य शासन का कौन, निम्न में से जो तिथियां दी गई है उन तिथियों में से कौन मौर्य शासनकाल को दर्शाता है। ठीक है, मौर्य शासनकाल को दर्शाने वाला तिथि कौन सा है? तो ईस्वी पूर्व 323 से लेकर ईस्वी पूर्व 185। याद रखिएगा, 600 से 300 ईस्वी तक हम इसे क्या कह सकते हैं, तो महाजन पदों का समय काल। और उसके बाद जो है मगध जैसे कई अंपायर्स का डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है 323 से लेकर 185 तक जो है मौर्य साम्राज्य का विकास होता है। अब इस 185 से लेकर 75 तक जो है याद रखिएगा ये शुंग काल कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, शुंग काल। और 75 से लेकर जो है 30 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कण्व वंश, जो कि शुंग के बाद जो वंश आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कण्व वंश कहते हैं। तो इस प्रकार जो है याद रखिएगा 600 ईस्वी पूर्व 323 से लेकर 185 का जो समय काल है वो मौर्य काल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यूनानी लेखकों के द्वारा सैंडोक्रोट्स शब्द का उपयोग किया गया था। किसके लिए यूनानी लेखकों ने सैंडोक्रोट्स शब्द का इस्तेमाल किया था? चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी के विलियम जोन्स के द्वारा ये खोजा गया था कि ये जो सैंडोक्रोट्स है वो कौन है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक उसी प्रकार धननंद के लिए जो है अग्रमीज जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। अग्रमीज, याद रखिएगा अग्रमीज शब्द किसके लिए यूज किए जाते थे, तो धनानंद के लिए। वहीं सैंडोक्रोट्स या एंड्रोक्रोट्स शब्द का इस्तेमाल जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही राज्यारोहण होता है अर्थात धननंद वंश को समाप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य आता है, इस समय जो है सबसे बड़ा मुख्य विषय था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या है या उनका वर्ण क्या है। और इस पर जो है घोर विवाद पाया गया है। पुराणों में नंदों को क्या माना गया ना, शूद्र माना गया। याद रखिएगा पुराणों में नंदों को शूद्र माना गया है। और उसी क्रम में वो ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद के ही क्या है ना, वंशज थे। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में क्या माना गया, शूद्र माना गया। वहीं याद रखिएगा संपूर्ण बुद्ध लिटरेचर हम कह सकते हैं या जो जैन लिटरेचर हम कह सकते हैं, उन सभी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्हें क्षत्रिय माना गया है क्योंकि बुद्ध और जैन दोनों ही का जो डेवलपमेंट है वो हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है। मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने जैन धर्म को सबसे सर्वोपरि रखा था। वहीं अशोक के द्वारा जो है बुद्ध धर्म को या बुद्ध धर्म को उठाने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रचनाकार के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का माना गया है? जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पुराणों के द्वारा जो है विशिष्ट तौर पर क्या माना गया है ना, उसे नंद वंश का माना गया। और नंद वंश को उन्होंने क्या माना था, तो शूद्र माना था। मूल रूप से याद रखिएगा ये विष्णु पुराण के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो है विष्णु पुराण के अंतर्गत ये कहा गया था कि नंद वंश के द्वारा शासन किया जाएगा। तो नंद वंश का ही माना गया था किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर गोस्वामी ने भी इस बात को क्या पुष्टि किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या है ना, शूद्र योनि के या शूद्र कुल के थे। और उनके लिए एक पितृकुल भूता जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। अर्थात उन्होंने अपने ही वंशज के जो नंदराज को हत्या के द्वारा जो है क्या किया था ना, सत्ता को प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नंद वंश का किसने माना था, तो श्रीधर गोस्वामी, जो कि विष्णु पुराण के क्या थे, टीकाकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्षेमेंद्र ने निम्न में से कौन सी रचना के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण की सूचना दी है?
क्षेमेंद्र के द्वारा जो है याद रखना है कि बृहद कथा मंजरी का रचना किया गया है। हालांकि क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी की भी रचना किया है, भारत मंजरी की भी रचना किया गया है और बृहद कथा मंजरी का रचना किया गया है। बृहद कथा मंजरी से हमें जो है याद रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के साथ साथ उनके वर्णों के बारे में भी जानकारी का क्या है, एक स्रोत है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें कि क्षेमेंद्र के बारे में, तो क्षेमेंद्र जो है 11वीं सदी के क्या थे ना, 11वीं सदी के कश्मीरी लेखक थे। उनके द्वारा कई चीजें लिखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामायण मंजरी लिखा गया है, भारत मंजरी लिखा गया है और बृहद कथा मंजरी जो कि काफी आवश्यक मानी जाती है, मौर्य काल की जानकारी का स्रोत भी माना जाता है तत्कालीन समय के। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि क्षेमेंद्र के बारे में अगर हमें सूचनाओं का स्रोत क्या है, तो क्षेमेंद्र के बारे में सूचनाओं का स्रोत है अवदान कल्पलता। और ये अवदान कल्पलता के रचनाकार कौन है, तो अवदान कल्पलता के रचनाकार ये देखिएगा क्षेमेंद्र के पुत्र सोमेंद्र को माना जाता है। सोमेंद्र ने अवदान कल्पलता के माध्यम से जो है क्षेमेंद्र के बारे में कई सूचनाएं हमें प्रदान किया है। हालांकि अवदान कल्पलता के लेखक क्षेमेंद्र भी माने जाते हैं। चलिए, तो याद रखना है कि बृहद कथा मंजरी के माध्यम से हमें यह सूचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन संत हरिसेन के लिए किस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात जैन संत किस ग्रंथ के माध्यम से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना दिया गया है। चलिए, तो कल्पसूत्र, अवदान कल्पलता, बृहद कथा मंजरी या बृहद कथा कोश, तो उन्होंने बृहद कथा कोश लिखा है। याद रखिएगा उन्होंने क्या लिखा है, बृहद कथा कोश लिखा है। वे 10वीं सदी के हैं और उनके द्वारा क्या लिखा गया है, बृहद कथा कोश लिखा गया है। और इनके माध्यम से हमें जो है किसके बारे में जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। हरिसेन याद रखिएगा जैन मुनि थे। क्या थे वो, जैन मुनि थे। तो चलिए, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शेष जीवन है वो जैन संप्रदायों के साथ जुड़ा हुआ था, तो अधिकांश स्रोत जो निकल करके आ रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो यूनानी स्रोत को हम बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो जीवन, अपने जो हम कह सकते हैं कि साम्राज्य निर्माण की जो भूमिका है वो कहां से शुरू किया था ना, वो सिकंदर की सेना से वो प्रारंभ हुआ था, अर्थात उत्तर पश्चिम से शुरू हुआ था। तो उन्होंने सिकंदर का आक्रमण भी उसी समय हुआ था, तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में कई जानकारियां जो है हमें उपलब्ध कराया और तत्कालीन भारत की जानकारी उपलब्ध कराया। तो एक तो ये सोर्सेस क्या है, बहुत ही ऑथेंटिक है। दूसरी और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शेष जीवन बीता वो क्या है, जैन धर्म को लेकर के बीता। तो जैन संप्रदायों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से जो सूचना दी गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू से क्या है, काफी कुछ ऑथेंटिक मानेंगे हम। चलिए, तो याद रखिएगा बृहद कथा कोश के लेखक कौन है, संत हरिसेन है, जो कि जिन्होंने जो है बृहद कथा कोश का रचना किया था। कब, तो 932 ईस्वी में जो उन्होंने बृहद कथा कोश का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से किसके विवरण से सिकंदर एवं चंद्रगुप्त के मिलन की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात यह सूचना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिलने गया था, लेकिन क्या है यह मिलन बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थात बहुत ही भयानक हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण हुआ और उन्हें वहां से भागना पड़ा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो तथ्य है, ये तथ्य किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये तथ्य दिया गया था प्लूटार्क के द्वारा। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त अपनी युवा अवस्था में जो है सिकंदर से मिलने गया था, क्योंकि वो चाहता था कि धननंद को उखाड़ने के लिए उसे किसी की सहायता की आवश्यकता है, तो वो सिकंदर के पास गया था और इसके साथ साथ सिकंदर की सेना को भी उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि मकदूनिया या सिकंदर की सेना ने जो विश्व विजय किया था, तो उनके सैनिकों के जो रहस्य हैं या उनके जो स्ट्रैटेजी है उसको लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां गया था। लेकिन उसी क्रम में जब सिकंदर का परिचय चंद्रगुप्त मौर्य से होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से भागना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सूचना किसके द्वारा दिया गया, तो ये सूचना दिया गया है प्लूटार्क के द्वारा दिया गया। सोमदेव याद रखिएगा कथा सरित सागर के रचनाकार माने जाते हैं, कथा सरित सागर के रचनाकार माने, यहां से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हेमचंद्र जो कि जैन मुनि थे, उन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा है, यहां से भी हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ इनके जैन धर्म अपनाने को लेकर की सूचना प्राप्त होती है। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी की रचना की है, याद रखना है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिकंदर के भारत आक्रमण की सूचनाओं का स्रोत द इंडिके के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम इंडिका भी कह सकते हैं। अब ये सवाल है कि इंडिका के रचनाकार कौन है, तो सीधी सी बात है कि इंडिका के रचनाकार जो है मेगास्थनीज है। लेकिन यहां थोड़ा सा भ्रम है, याद रखिएगा इंडिका के कई रचनाकार थे तत्कालीन समय में, हालांकि वो उपलब्ध नहीं है। इंडिका के द इंडिके, जिसे इंडिका भी कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नियाकर्स माना जाता है। नियाकर्स याद रखना है कि वो सिकंदर की सेना के साथ था, उन्हें जो है काम सौंपा गया था, एक नेवाल उन्हें जो है नेविगेशन सौंपा गया था कि वो क्या करेंगे, सेना को वापस ले जाएंगे। तो इंडस रिवर से अर्थात सिंधु नदी से लेकर पर्शियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी तक उन्होंने जो एक्सपीडिशन किया था, उस एक्सपीडिशन को किस में लिखा गया है? तो याद रखिएगा उस एक्सपीडिशन को जो है द इंडिके में लिखा गया है। हालांकि द इंडिके प्राप्त नहीं होते हैं, बाद में जो है एरियंस के द्वारा द इंडिके की सूचना हमें दी जाती है। ठीक उसी प्रकार मेगास्थनीज के द्वारा भी इंडिका लिखा गया है। तो इस प्रकार इंडिका के रचनाकार जो है हमें 3 राइटर जो है 3 लेखक प्राप्त हो रहे हैं, जो तीनों ही क्या है ना लॉस्ट है आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में हाउ अलेक्जेंडर वाज एडुकेटेड के रचनाकार कौन है? हाउ अलेक्जेंडर वाज एडुकेटेड, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है ऑनेस्ट्रिक्रेट्स, नियाकर्स और स्ट्रिबूल्स। ये सभी जो यूनानी लेखक है या यूनानी कमांडर है या ये फिलोसोफर है, ये किसके साथ आए थे? तो ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। और जब पोरस के साथ हाइपेटस का युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद का सिचुएशन आप सभी को पता है, सैनिकों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो वापस जाना चाहते हैं। तो वापस जाने के क्रम में अलग अलग सभी को जो है कार्यभार सौंपा जाता है सिकंदर के द्वारा। ठीक उसी तरह से ऐसा माना जाता है कि ऑनेस्टिक्रेटस को भी कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन ऑनेस्टिक्रेटस की रचनाओं को जो है कई लेखकों के द्वारा खारिज कर दिया गया है। फिलहाल जो भी रचनाएं यहाँ पर दिया गया है उसे हम अब क्या मानेंगे ना, उसे हम जो है एक स्रोत मानेंगे भारत के संदर्भ में। द अलेक्जेंडर हाउ अलेक्जेंडर वाज एडुकेटेड का रचनाकार कौन है? तो ऑनेस्टिक्रेट्स है। ऑनेस्टिक्रेट्स की रचनाओं की सबसे मुख्य विशेषता मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा पहली बार श्रीलंका के बारे में जानकारी दिया गया था। श्रीलंका के बारे में अर्थात इस आइलैंड के बारे में जानकारी का जो प्रथम स्रोत माना जाता है वो ऑनेस्टिक्रेट्स हैं। और उस समय इसे क्या कहा जाता है ना, उसे टैप्रोबोन कहा जाता। क्या कहा जाता था? टैप्रोबोन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस नाटक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता प्राप्ति की संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है? किस नाटक के माध्यम से यह संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है? तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अवदान कल्पलता, सारीपुत्र प्रकरण, अभिज्ञान शकुंतलम या मुद्रा राक्षस। तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना मानी जाती है मुद्रा राक्षस। और इसके द्वारा याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता प्राप्ति की संपूर्ण सूचना कि किस प्रकार उन्होंने नंदों को हराया, और ये सूचनाओं का स्रोत क्या है? तो ये स्रोत याद रखिएगा मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की रचना है। वहीं याद रखिएगा अवदान कल्पलता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो अवदान कल्पलता के रचनाकार क्षेमेंद्र माने जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके पुत्र सोमेंद्र भी माने जाते हैं। तो क्षेमेंद्र अवदान कल्पलता लिखा है। सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सारी पुत्र रचना जो है अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की 3 रचनाएं पाई जाती है, बुद्ध चरित्र, सौदारेंद्र और सारीपुत्र प्रकरण। इन तीनों रचना के माध्यम से जो है बुद्ध के जीवन चरित्र या उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया गया। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न ये था कि किस नाटक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता प्राप्ति का स्रोत है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता प्राप्ति का स्रोत है मुद्रा राक्षस, जो किसके द्वारा लिखा गया? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट प्रश्न ने एक कुछ स्रोत और मैं आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है विशाख दत्त किसके शासनकाल से संबंधित है? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के रचनाकार माने जाते हैं। वहीं याद रखिएगा विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त के भी रचनाकार माने जाते हैं। तो एक तो मुद्रा राक्षस, दूसरा हो गया देवी चंद्रगुप्त। ये 2 प्ले है, ये नाटक है जिसका रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त
है। अब सवाल यह है कि विशाख दत्त का समय काल क्या है? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा, बिंदुसार के थे, अशोक के थे या चंद्रगुप्त द्वितीय के थे? वास्तव में जो विशाख दत्त का समय काल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय काल है, ठीक है। वो 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच माने जाते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल का ही माना जाता है। कई ऐसे राइटर है जो ये मानते हैं कि विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त का समय काल क्या है ना, विशाख दत्त का समय काल याद रखिएगा 4वीं शताब्दी से जो है 8वीं शताब्दी। इसमें से अल्तेकर महोदय है, केपी जायसवाल है, स्टेन कोनो महोदय है जिन्होंने ये कहा है कि विशाख दत्त का समय काल क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए कुछ और स्रोत हम लोग देख लें। कुछ और स्रोतों में याद रखिएगा मुद्रा राक्षस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा, हम मान सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा स्रोत है। इसका जो है ट्रांसलेशन किया गया था माइकल कुल्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? माइकल कुल्सन के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया था और उसका नाम क्या गया था? तो राक्षस रिंग नाम रखा गया था। उसका नाम क्या रखा गया था? राक्षस रिंग रखा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य एवं जैन धर्म के मध्य संपूर्ण सूचनाओं का स्रोत क्या है? अर्थात जैन धर्म को अपनाना, चंद्रगिरी या श्रवण बेलगोला में जाना और उनके बाद सलेखना विधि से भद्रबाहु और जैन मुनि का जो है देहावसान करने की जो सूचनाओं का स्रोत है वो कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दीप वंश, महाबोधि वंश, कथा सरित सागर या परिशिष्ट पर्वन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन, जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। और इस परिशिष्ट पर्वन में ध्यान में रखिएगा कि संपूर्ण जो है लीजेंड या कहानी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है, संपूर्ण सूचनाओं का स्रोत कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन है। बाकी सभी में क्या है, थोड़ी बहुत लिखे हुए मिलते हैं हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन परिशिष्ट पर्वन ने संपूर्ण सूचनाओं का स्रोत है। याद रखना है कि 12वीं सदी में यह लिखा गया था। कब लिखा गया था? 12वीं सदी में लिखा गया था। और हेमचंद्र कहां के थे? तो चालुक्य शासक, ध्यान में रखिएगा, चालुक्य शासक कुमारपाल के समकालीन थे। कहां के समकालीन थे? चालुक्य शासक कुमारपाल के वो समकालीन माने जाते हैं। हेमचंद्र ने 2 और रचनाएं की है, उनमें से स्थाविरा विल चरित्र याद रखिएगा, जिसके परिशिष्ट को ही परिशिष्ट पर्वन कहा जाता है। अर्थात लाइफ ऑफ जैन एल्डर्स उसका इंग्लिश वर्जन है जिसे हम कहते हैं, और उसके परिशिष्ट में ही परिशिष्ट को क्या कहा जाता है? परिशिष्ट पर्वन कहा जाता है, जो कि किसके जहां पे हमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इसके अलावा उन्होंने 63 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरित्रों का संकलन किया था, जिसे त्रिष्टि सलाका पुरुष चरित्र की नाम से उन्होंने संकलन किया था। और यह मूल रूप से कुमारपाल के कहने पर किया गया था, जो कि चालुक्य शासक थे, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने संपूर्ण स्रोत देख लिया कि हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र काफी फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य के सूचना देने के, और वो जैन मुनि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके रचनाओं में प्रत्यक्ष तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम और उनसे संबंधित विवरणी जो है हमें प्राप्त होती है? किसी भी यूनानी जो लेखक थे उनमें डायरेक्ट तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन जस्टिन ही एकमात्र वैसे राइटर थे जहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम डायरेक्ट तौर पर प्राप्त होते हैं, और उनके बारे में कई सूचनाएं जो है हमें जस्टिन से ही प्राप्त होता है। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन भारत इतिहास में, तो ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस आपको जो है डायरेक्टली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ, वो किसके होंगे? तो जस्टिन के होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? याद रखिएगा निम्न में से किस साहित्यिक रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्य वंशों की एक शाखा माना गया है? अर्थात वो क्या है ना, बुद्ध के शाक वंशी शाखा से वो जुड़े हुए थे, अर्थात कपिल वस्तु से जुड़े हुए थे। इसका स्रोत क्या है? विष्णु पुराण है, मुद्रा राक्षस है, महावंश है या परिशिष्ट पर्वन है? तो ऑब्वियसली ये बौद्ध रचनाकार है, तो महावंश से ही आएगा। क्योंकि विष्णु पुराण तो उसे क्या मानते हैं ना, शूद्र मानते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो शाक वंश से जुड़े। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाख दत्त है। परिशिष्ट पर्वन क्या है? जैन मुनि है, तो उनका शाक वंश से संबंध ही नहीं बन पा रहा है। तो महावंश याद रखिएगा, महावंश में क्या कहा गया है ना, महावंश या सारे बुद्धिस्ट रचनाओं में ये कहा गया है कि वो बुद्ध के जो कपिल वस्तु के जो बुद्ध है शाक्य वंश की शाखा से क्या है ना, वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, श्रवण बेलगोला के अभिलेख किस संप्रदाय या मत से संबंधित है? ठीक है, चलिए श्रवण बेलगोला जहां हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, मगध में भयानक अकाल पड़ने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु वहां चले जाते हैं, और इसके बाद आपको ज्ञात है कि जब भद्रबाहु वापस आते थे, इस दौरान क्या है ना, जैन धर्म में
दो भागों में बट जाता है। श्रवण बेलगोला के जो अभिलेख है वो दिगंबर संप्रदाय से माने जाते हैं। चूंकि भद्रभाव को दिगंबर संप्रदाय का माना जाता है तो श्रवण बेलगोला के अभिलेख में दिगंबर संप्रदाय के माने जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वहां एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रभाचंद्र। क्या इस्तेमाल किया गया? प्रभाचंद्र का इस्तेमाल किया गया है। चलिए याद रखिएगा। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज यह है कि श्रवण बेलगोला के जितने भी लेख हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लेविस राइस के द्वारा उसकी खोज की गई थी। ठीक है, लेविस राइस ने इसे खोजा था और उसके लिए उन्होंने क्या लिखा था? तो एपिग्राफिका कर्नाटका, याद रखिएगा, एपिग्राफिका कर्नाटका जो है ये लिखा गया बी लुइस राइस के द्वारा। और उन्होंने संपूर्ण जो चंद्रगिरी पहाड़ी में जहां 600 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन है अलग अलग समय काल के, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है, अशोक से है, आगे भी हैं 1830 तक, 600 एडी से लेकर के, याद रखिएगा 600 बीसी से लेकर के 1830 तक हमें वहां क्या मिल रहा है ना, हमें वहां जो है इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। और उन सभी को जो है किन्होंने जो है कंपाइल किया है? तो लेविस राइस ने कंपाइल किया है, अपने एपिग्राफिका कर्नाटका में जो है कंपाइल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य कालीन भारत की सूचना प्रदान करने वाले बिब्लियोइका हिस्टोरिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? डायोडोरस, नियाकर्स, अरिस्टोपुलस और जस्टिन। मैंने आपको शुरू में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है वो सूचनाओं का दो स्रोत हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पिछला जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को ज्वाइन किया था और सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की जो घटनाएं घटी थी या सिकंदर का जो आगमन और आक्रमण हुआ भारत का, ये एक बहुत बड़ा स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य का और ऑथेंटिक स्रोत है। और दूसरा स्रोत तब है जब जो है हम अर्थशास्त्र को मानते हैं। और तीसरा जो स्रोत महत्वपूर्ण वो ये है कि जैन धर्म को अपनाना। ठीक है, तो चलिए, तो बिब्लियोइका हिस्टोरिका के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा डायोडोरस। डायोडोरस जो है बिब्लियोटिका हिस्टोरिका के क्या माने जाते हैं? और रचनाकार माने जाते हैं। और इनके माध्यम से ही हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है ना, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन भारत की सूचना हमें प्राप्त होती है। और ये सभी कहां से आए थे ना, सिकंदर के साथ समकालीन थे। चलिए, यूनानी लेखों का सारा चर्चा हम लोग करेंगे जहां तक संभव हो पाएगा। निम्न में से किसके कथनानुसार चंद्रगुप्त की सेना का डाकुओं की गिरोह कहा गया है? मैंने आपको कहा कि चंद्रगुप्त के बारे में डायरेक्ट अगर कोई कुछ कहेगा तो वो कौन कहेगा? जस्टिन कहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेना को डाकू का गिरोह कहा। अब सवाल ये कि डाकू का गिरोह क्यों कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी कि वो सिकंदर का सामना करे या वो जो है धननंद का सामना करे, इतने बड़े विशाल साम्राज्य का। तो इसके लिए उन्होंने उस समय हिमालय के पाद देश में जो कुछ भी लोग उन्हें मिला उनको उन्होंने अपने अंदर में शामिल कर लिया। इसमें से कहा जाता है कि उन्होंने चोरगन को शामिल कर लिया और इसके साथ साथ आठवीं को जंगल में रहते थे उन्हें शामिल कर लिया। और किसे? शास्त्रोपेजीबी श्रेणी, अर्थात जो लोग शस्त्र का निर्माण करते हैं, लोहे को पीट करके शस्त्र का निर्माण करते, उन्हें भी शामिल कर लिया। चूंकि यूनानी वहां पर बैठे हुए थे, कुछ यूनानी भटक कर भी आए थे, उन्होंने भी उन्हें शामिल कर लिया, जिसे क्या कहा जाता है? मलेच्छ कहा जाता है। चूंकि इससे पूर्व भी भारत में यवन का आक्रमण हो चुका था, तो यवन जो उत्तर पश्चिम में बैठे हुए थे, गांधार के आसपास, तक्षशिला के आसपास, उन सभी को सम्मिलित करके एक सेना बना दी गई। और इस सेना को लेकर के वो जो है सबसे पहले तो सिकंदर से भिड़ा और पंजाब और सिंध को मुक्त करता हुआ फिर बाद में धननंद को हटाया। ठीक है, तो जस्टिन ने इस सेना को क्या कहा है ना, रॉबर्स, बैंड ऑफ रॉबर्स या डाकू की सेना कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। एपिटोम अथवा फिलिपिक हिस्टोरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एपिटोम या फिलिपिक हिस्ट्री के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जस्टिन ने ही एपिटोम अथवा फिलिपिक हिस्टोरी लिखा है, जो कि जिसे कहा जाता है कि टोग्रस के क्या है ना, वो लेखक माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगस्टस के समय में, मकदूनिया शासक अगस्टस के समय में इसे कंपाइल किया गया और इसी कंपाइलेशन में ही हमें भारत की भी सूचना प्राप्त होती है। डायरेक्टली भारत की सूचना तो प्राप्त नहीं होती है, अलेक्जेंडर की सूचना प्राप्त हुई, चूंकि मकदूनिया के ही शासक थे। तो यह मकदूनिया के शासकों का इतिहास हमें प्राप्त होता है कहां से? एपिटोम से या फिलिपिक हिस्ट्री से हमें प्राप्त होता है, जिसके रचनाकार कौन है? तो जस्टिन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इंडिका के रचनाकार कौन है? एरियन, न्याकर्स, स्ट्रैबो और या जस्टिन? तो इंडिका के रचनाकार, जैसा मैंने कहा कि न्याकर्स ने लिखा है, एरियंस ने भी लिखा है और मेगास्थनीज ने भी लिखा है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे ना, एरियंस ने लिखा है। याद रखिएगा, एरियंस ने क्या लिखा है ना, इंडिका की
रचना किया है और इंडिका में इन्होंने दो भागों में बांट करके लिखा है। एक तो इन्होंने मेगास्थनीज के द्वारा जो डिटेल दिए गए थे वो यहाँ पर मिलेगा, और मैंने आपने ये भी पढ़ा होगा कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा है वो लॉस्ट हो गया। तो उनकी जो रचनाएं हमें टुकड़ों में कहाँ से मिलती है, ना नियाकर्स, स्ट्रैबो, अरिस्टोबुलस और अनिस्टोक्रेटस या एरियंस के लेखों में मिलता है। और यही एरियंस वो लेखक है जिन्होंने इंडिका की रचना की। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में मेगास्थनीज की इंडिका के वर्णन को दर्ज किया गया, जो कि इंडिया के राजनीतिक सामाजिक के बारे में जो मेगास्थनीज में कहा गया उन सभी चीजों को दर्ज किया गया। दूसरी ओर नियाकर्स, याद रखिएगा, नियाकर्स के जो वॉयस थे इंडिया से पर्शियन गल्फ की ओर, उस वॉयस को नियाकर्स ने भी द इंडिका में लिखा और एरियंस ने भी इंडिका में लिखा। हालांकि नियाकर्स के द इंडिका हमें प्राप्त नहीं होते हैं, एरियंस के इंडिका हमें प्राप्त होती है, जिनमें मेगास्थनीज का भी वर्णन है और नियाकर्स का भी वर्णन है। तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत है, याद रखिएगा। एरियंस इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एरियंस ने एक और पुस्तक लिखी है जिसे कहा जाता है एनाब्लिसिस ऑफ अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर के बारे में संपूर्ण कहानियों का स्रोत है। तो दो इसकी मुख्य रचनाएं, द एनाब्लिसिस ऑफ अलेक्जेंडर और दूसरा क्या हो गया, ये इंडिका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है पिपली वन के मौर्य से थी। पिपली वन के मौर्य से जुड़ा हुआ था कौन, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको कहा कि चाहे वो पिपली वन हो, चाहे वो कपिल वस्तु हो, तो इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला कौन है, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो है या तो जैन धर्म है या तो बौद्ध धर्म है, इन दोनों ने जोड़ा था। ठीक है। बुद्ध धर्म के अनुसार जो है शाक वनु की एक शाखा थी, जबकि पिपली वन के मौर्य से संबंध के लिए किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा पिपली वन के मौर्य से संबंधित ये दिग्ग निकाय से कहा गया और इसमें भी महापरिनिर्वाण सूत्र, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दिग्ग निकाय का ही 16वां सूत्र है, सबसे लंबा सूत्र सूत पिटक के अंतर्गत आता है, सूत पिटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी, बुद्ध के सूत पिटक के अंतर्गत ये आता है। और ध्यान रखिएगा तो बुद्ध के सूत पिटक के अंतर्गत जो है दिग्ग निकाय है, उसके महापरिनिर्वाण सूत्र में ये जानकारी दी गई चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध क्या है, पिपली वन से। तो संपूर्ण जो उत्तर पश्चिम के कपिल वस्तु, पिपली वन या मौर्य जाति के जो बताने वाले कौन है, तो बुद्ध जो है या तो फिर जैन, दो में से एक, जिन्होंने दोनों ने जो है मौर्य के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्षत्रिय। मौर्य के लिए कौन से जाति का इस्तेमाल किया, तो वो क्षत्रिय। चलिए निम्न में से किस बौद्ध संहिता से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर धम्म को पुनः स्थापित किया, तो किस बौद्ध संहिता से हमें प्राप्त होता है, बुद्ध चरित्र, माध्यमिका सूत्र, ललित विस्तर या मिलिंद पनो। इनमें से याद रखिएगा मिलिंद पनो से हमें ये सूचना प्राप्त होती है। कहा जाता है कि नंदों को हराने की और इस भीषण युद्ध की सूचना हमें मिलिंद पनो से प्राप्त होती है। मिलिंद पनो में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर पुनः धम्म को स्थापित किया था। तो याद रखना है मिलिंद पनो में मिलिंद और नागसेन के बीच के जो कथोपकथन है उसे दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन की दास्ता से जो है दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस युद्ध का नायक कौन था, सैंड्रो क्रोट्स था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सारे कथोपकथन किसके मिलेंगे, सारे कथोपकथन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से रहेंगे वो जस्टिन के रहेंगे। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था कि जस्टिन जो है डायरेक्टली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें सूचना दिया था। जस्टिन किसके लेखक माने जाते हैं, एपिटोम के लेखक माने जाते हैं। एपिटोम के लेखक हैं या फिलिपिक हिस्ट्री के लेखक है, जिसमें हमें मकदूनिया शासकों का इतिहास साथ में अलेक्जेंडर का इतिहास में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को भारत में रौंद डाला। ये देखिए एक और राइटर की हमें सूचना यहां से प्राप्त हो रही है। 6 लाख की सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को जो है रौंद डाला। तो ये 6 लाख की सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला का जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो प्लूटार्क के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि बता दें कि प्लूटार्क ने द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखा है। याद रखिएगा प्लूटार्क ने क्या लिखा है, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखा है। और इसी लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर में हमें जो है धनानंद और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी का स्रोत है। उन्होंने कहा था कि अलेक्जेंडर जब आक्रमण किया था उस समय धनानंद क्या थे, न भारत के शासक थे, जो कि अप्रिय था लोगों में। और चंद्रगुप्त सिकंदर के वापस आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी धनानंद को हराकर सत्ता प्राप्त किया था। तो प्लूटार्क के द्वारा यह सूचना हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ और इसके बाद एक शांति की समझौता हुई जिसमें विवाह हुआ, इंटर मैरिज भी हुआ। 500 हाथी सेल्यूकस को मिले और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिले ना, उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्र उन्हें मिले। इसके सूचना हमें दो जो यूनानी लेखकों से प्राप्त हो रहा है, उनमें से अपेनुस क्या है, पहला है, और दूसरा कौन है, तो दूसरा है स्ट्रैबो। याद रखिएगा, अपेनुस और स्ट्रैबो दोनों ने जो है उन क्षेत्रों के बारे में और इस संधि के बारे में हमें बताया है जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में समझौता होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न, यूनानियों के द्वारा हिंदुकुश पर्वत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आर्केसिया, पेरिपोनेसिस, एरिया या जोड्रेसिया? आर्केसिया क्या है, तो याद रखिएगा आर्केसिया कंधार को कहा जाता था आर्केसिया। पेरिपोनेसिस इसे हिंदुकुश कहा जाता था और पेरिपोन्सिडाई, ठीक है, पेरिपोन्सिडाई को काबुल के क्षेत्र को क्या कहता था, पेरिपोन्सिडाई कहा जाता था। तो पेरिपोनेसिस को ही क्या कहता था, जो है हिंदुकुश पर्वत या काकेसस कहा जाता था, इंडियन काकेसस कहा जाता था, ठीक है। एरिया के लिए हेरात और जेडोसिया है। तो यूनानियों के द्वारा जो है हिंदुकुश पर्वत के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था, पेरिपोनेसिस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी ना, उत्तर पश्चिमी की सीमा थी, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि एपेनुस और स्ट्रोबो के द्वारा जो है हमें याद रखना है कि ये जानकारी का स्रोत क्या है ना, यूनानियों के द्वारा ये जानकारी दिया गया है कि जब समझौता हुआ था उस समझौते में जो है हिंदुकुश पर्वत तक जो है सीमा जो है बढ़ गया था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, या इसे वैज्ञानिक सीमा भी माना जाता है मौर्य डायनेसिटी का, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए। आज जो है हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है कुछ सूचनाएं जो एकत्र किया अप टू सेल्यूकस निकेटर, अर्थात 305 BC के तहत जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, वहां तक आज हम लोगों ने देखा। आगे की सूचना, आगे के क्लासेस के लिए हमसे जुड़ना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।